वेलकम फ्रेंड। हमारे चैनल टीचर रहमत पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पिछले कुछ वीडियो में हमने अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आपके हवाले किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न, इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुल 30 क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर, ऑफिशियल आंसर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीट 2017 में पर्यावरण अध्ययन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था गोडावन, दूसरा मोर, तीसरा गिद्ध, चौथा सारस। सही जवाब हो जाएगा गोडावन। राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी गोडावन है। दूसरा सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। एक तरफ संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ उसके मुख्यालय के नाम। क्या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा ऑप्शन है क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। तीसरा ऑप्शन है क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कोयम्बटूर में है। चौथा ऑप्शन था राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या जोधपुर में है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो कुदरती हो, जो खत्म न हो, जिसके उपयोग करने पर वो खत्म न हो, यानी असीमित मात्रा में मौजूद हो, जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। हिकल ने, हमबोल्ट ने, टेंसले ने और डम ने। सही जवाब हो जाएगा टेंसले ने। पारितंत्र शब्द का गठन टेंसले ने किया था। अगला सवाल था 5 नंबर, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा मैसूर, तीसरा श्रीनगर, चौथा मासीराम। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम और सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं वायु, जल, पौधे, भूमि। पर्यावरण के जैविक घटक उसको कहते हैं पर्यावरण के जैविक घटक उसको कहते हैं जो कुदरती हो, जो खत्म न हो। पौधे हो जाएंगे पर्यावरण के जैविक घटक, यानी ये नष्ट हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर,
मीना माता रोग का कारण है। मीना माता रोग किस प्रदूषण से होता है? मीना माता रोग जो है पारा प्रदूषण से होता है। सही जवाब हो जाएगा HG प्रदूषण। निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड। अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है चार्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा काम हम करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण के बजाय उसका विनाश होगा? पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, यानी पेड़ों की कटाई। क्या हम पेड़ों की कटाई करके पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, यानी सही जवाब है ऑप्शन 1। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके पर्यावरण का संरक्षण होता है। जलाशयों की सफाई करके भी पर्यावरण का संरक्षण होता है। वृहद पौधारोपण, अगर हम बड़े पैमाने पर पेड़ लगाते हैं तो ये भी पर्यावरण संरक्षण है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? यानी सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन है? भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। इसका सही जवाब हो जाएगा विचार गोष्ठी, यानी इसमें जो है सामूहिक चर्चा होती है। भूमिका निर्वाह में केवल एक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। व्याख्यान में एक प्रोफेसर या एक लेक्चरर जो है लेक्चर देता है। वर्णन में कोई एक आदमी एक टॉपिक पर वर्णन करता है। लेकिन विचार गोष्ठी जो होता है ये सामूहिक चर्चा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। आप अपने क्वेश्चन कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत एवं व्यापक CEE मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के रुचि का मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। NCF 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है परीक्षा के बजाय, इसलिए कि बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन हो सके, जबकि परीक्षा में ऐसा नहीं होता था। यानी 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, IEEP का पूर्ण रूप क्या है? IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। यानी अवलोकन कर सकते हैं। क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए किस आकलन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? पर्यावरण शिक्षण के दौरान विद्यालय के आकलन को देखना चाहते हैं
तो हम अवलोकन कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि पर्यावरण की शिक्षा के दौरान हम बच्चों के पर्यावरण पर जोर देते हैं। बच्चे जो है पर्यावरण से सीखते हैं। अगर हम अवलोकन करेंगे, प्रयोग करेंगे, चर्चा करेंगे तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो ऐसी स्थिति में उससे दिक्कत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छे शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल आधारित नहीं होता, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अच्छा शिक्षण की विशेषता ये होती है कि ये क्रिया आधारित हो, लोकतांत्रिक हो, ये सब पॉजिटिव गुण हैं। सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त हो, ये भी पॉजिटिव गुण हैं। लेकिन अच्छा शिक्षण अगर मूल आधारित नहीं होगा तो वो फिर क्या शिक्षण है? आपका जवाब होगा नहीं। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं किया जाता? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। यानी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में वन संरक्षण को सम्मिलित किया जाता है, जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया जाता है, मृदा संरक्षण को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण को पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अधिगम का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, तत्परता का नियम संबंधित है, प्रभाव का नियम भी संबंधित है, अभ्यास का नियम भी प्रयास और त्रुटि से संबंधित है, लेकिन पुनर्बलन का नियम अभ्यास और त्रुटि से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो जोखिम भरे काम करते हैं, इससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। इसके लिए बाल श्रम निषेध कानून बनाया गया था। ये कब बनाया गया? 1938 में, 1988 में, 1986 में, 2017 में। याद रखिएगा बाल श्रम निषेध कानून बना था 1986 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। यहाँ वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, कोकीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, पैथिडीन। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने वाली औषधि
पैथिडीन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF है? यानी खुले में शौच मुक्त राज्य जो है 100% वो केरल है। खुले में शौच मुक्त राज्य जो केरल है। अगला सवाल है राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है 10। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या 10 है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 23। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? मेल्विन कैल्विन ने, वालेस कैरोथर्स ने, रॉबिन हिल ने, पीटर मिशन ने। नायलॉन का आविष्कार वालेस कैरोथर्स ने किया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेनेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खिजड़ली मेला, माघ मेला। बेनेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है जो ऊंट का मेला है। खिजड़ली मेला भी राजस्थान में लगता है, लेकिन माघ मेला का संबंध राजस्थान से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में प्रथम रेल यात्री की शुरुआत हुई थी, यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी सन 1853 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है पीसीकल्चर क्या है? पीसीकल्चर क्या मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है या कोई नहीं? पीसीकल्चर जो है मछली पालन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। सेरीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। अगला सवाल है झामर कोटरा खाद्यान्न प्रसिद्ध है। झामर कोटरा खाद्यान्न जो है क्या तांबा के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, जिंक के लिए प्रसिद्ध है या यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटरा खाद्यान्न रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पटता है? मधुमेह रोग, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, डिप्थीरिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पटता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से संबंधित है? विडाल परीक्षण, MP परीक्षण, SR परीक्षण, एलिसा परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण का संबंध HIV से है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985 में, 2005 में, 1995 में, 1990 में। सही जवाब हो जाएगा 1995। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995 में आरंभ किया गया। ये थे पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन जो रीट 2017 में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे प्रयास आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मुझे प्लीज सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, टॉपिक सजेस्ट करें।
हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।